પ્રણામ મિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 9માં વિષય હિન્દી પાઠ 12 રાની. આજના આ ત્રીજા વિડીયોના માધ્યમથી આપણે પાઠની કથાવસ્તુ આગળ જોઈશું. તો ચલો હવે કથાવસ્તુ આગળ જોઈએ. फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ. मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था. महादेवी वर्मा कहती है कि अब उनकी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ था. उनके और उनके छोटे भाई बहनों के लिए एक प्रकार की जीन बनाई गई थी जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था. बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते. आरूढ़ यानी रानी की पीठ पर सवारी करना. और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता. सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता. महादेवी वर्मा कहती है कि सुबह उनके भाई बहन घोड़ी पर सवारी करते और स्कूल से लौटने पर संध्या समय यह कार्यक्रम उनके साथ भी दोहराया जाता. परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी. अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था. अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे. महादेवी वर्मा कहती है, एक छुट्टी के दिन दोपहर के समय घर के सब सो गए थे. तब रानी को खोलकर वह चबूतरे पर ले आए और उसकी नंगी पीठ पर बारी बारी से सब अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने लगे. यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती. वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है. अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं. निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था. रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो. महादेवी वर्मा कहती है, निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था. रोजी अपनी इच्छानुसार गर्दन पर उछलकर चढ़ती थी और नीचे कूदती थी. हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो. रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी. उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी.
परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। महादेवी वर्मा कहती है कि रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट करती थी। परंतु एक दिन उनके बैठने पर उनके भाई ने पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। महादेवी वर्मा कहती है, जब उसके भाई ने रानी को पैर में संटी मारी तब वह दौड़ने लगी। फिर क्या था, देखिए आगे। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई, जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हीन हिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेरमुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहनाया। एक बार महादेवी वर्मा के भाई के जन्मदिन पर उनकी नानी ने शेर के मुंह वाले सोने के कड़े भेजे थे। बच्चों को रानी से प्रेम था और वे रानी के पास गए और वे कड़े रानी के कानों में पहना दिए। फिर बच्चे सब कुछ भूल गए। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हीन हिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गए। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहा था, कह कह कर
हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम दाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन यानी छोटी सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहां हमारी पहुंच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का स्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि महादेव वर्मा ने इस रेखा चित्र में अपने बाल्य अवस्था के कुछ संस्मरण, रानी के प्रति अपना जो प्रेम भाव जो है वह प्रकट किए हैं। उन्हें रानी के प्रति खूब लगाव था, एक प्रकार की आत्मीयता भी बहुत थी। मित्रों, आज का आपका गृह कार्य है इस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे आपको लिखने हैं। पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हम आगे के वीडियो में देखेंगे। प्रणाम। अस्तु।